मेरा नाम सोहन है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो पहाड़ियों और सुंदर घने जंगलों से आच्छादित है। मैंने डी फार्मा की 2 साल का कोर्स पूरा करने के बाद अपने ही गांव में एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है, जिससे मैं महीने का 10 से 15 हजार रुपये आराम से कमा लेता हूँ। बात आखिर तब की है जब मैं मेडिकल स्टोर में शाम के 3 बजे मरीजों को देख रहा था। तभी मेरा एक करीबी मित्र मेरे मेडिकल स्टोर में मुझसे मिलने आया हुआ था। अरे दीपक, आज तुम यहाँ? तुम घर कब पहुंचे? तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं है। ना तो तुम कभी कॉल करते हो और ना ही फेसबुक पर मैसेज करते हो। आखिर तुम हो कहाँ? कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। कुछ नहीं यार, मैं अभी बेंगलोर में एक फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, और सुना, कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? बस कुछ खास नहीं, टाइम पास हो रहा है। और सुनाओ, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई है। नहीं यार, कौन कह रहा था? तुम्हारे गांव से एक लड़का मेडिकल स्टोर में दवाई लेने आया हुआ था, तो मैंने बातों बातों में ही पूछ लिया कि दीपक कहाँ रहता है। कितने सालों से मिले नहीं हम दोनों। अच्छा, तो वो लड़का झूठ कह रहा होगा। शादी तो नहीं हुई मेरी, लेकिन अभी लड़की देख कर आया हूँ। भगवान ने चाहा तो 1-1.5 साल में शादी भी हो जाएगी। अभी तुम कितने दिन की छुट्टी पर हो घर पर? 20 दिन की छुट्टी पर हूँ। इसके बाद फिर बेंगलोर चले जाऊँगा। ओके। सोहन, तुम्हें पता है यहाँ पास के गांव में रामलीला चल रही है। अगर तुम कहें तो चलते हैं रात को रामलीला देखने। वैसे मेरे पास बाइक भी है, तो कोई परेशानी नहीं होगी जाने में। ठीक है दीपक, रात को डिनर करने के बाद आ जाना मेरे घर पर, फिर साथ में ही चलेंगे बाइक से। शाम को 7 बजे मैंने मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद मैं अपने घर चला गया। रात को 8:30 बजे खाना खाने के बाद मैं टीवी पर न्यूज़ देखने लगा और सोच रहा था कि दीपक अभी आया क्यों नहीं। वो तो कह रहा था कि 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी रात के 9:15 बज चुके हैं। मैंने दीपक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क चल रहा था। मुझे लगता है दीपक अब नहीं आएगा। वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है, तो इतनी रात को घर से बाहर जाना सेफ नहीं। तभी 15 मिनट बाद घर के दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर दीपक खड़ा था। अरे दीपक, तुम खड़े क्यों हो? आओ अंदर बैठ जाओ। जब तक तुम बैठे हो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ, उसके बाद चलते हैं रामलीला देखने। चाय पीने के बाद हम दोनों रामलीला देखने के लिए निकल पड़े। सड़क में बाइक खड़ी थी, क्योंकि सड़क तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी थी। जैसे ही हम दोनों सड़क में पहुंचे, हम दोनों ने बाइक स्टार्ट की और रामलीला देखने के लिए निकल पड़े। रात के करीबन 10:30 बजे रामलीला वाली जगहों पर पहुंच गए। रामलीला हमारे वहाँ पहुँचने से 1 घंटे पहले शुरू हो चुकी थी, जिससे हम सीता स्वयंवर भी नहीं देख पाए। जब हम वहाँ पहुँचे थे, उस समय लक्ष्मण और परशुराम का बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा था। कलाकार भी अपने रोल को बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त कर रहे थे, जिससे रामलीला देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। रात के करीबन 12:30 बजे रामलीला समाप्त हो गई थी। दिसंबर का महीना था, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और पाला भी बहुत गिर रहा था। तभी पास वाली जगहों में 4-5 लोग आग सेक रहे थे, तो वहाँ हम दोनों भी आग सेकने के लिए चले गए, जिससे शरीर में आग सेकने से थोड़ी बहुत ठंड से निजात मिल रही थी। आग सेकते समय हम सभी बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी कहते हैं, माफ़ कीजिए, आप दोनों को हमने पहचाना नहीं, आप कहाँ से आ रखे हैं?
हम दोनों पास वाले गांव से आ रखे हैं रामलीला देखने। अच्छा, तो तुम इतनी रात को रहेंगे कहाँ? तुम्हारे साथ और साथी भी नहीं है। वैसे भी इतनी रात को घर जाना भी सेफ नहीं। रात को जंगली जानवरों और बुरी आत्माओं का भी बहुत डर होता है। तुम ऐसा करो कि आज रात मेरे घर पे ही रुक जाओ, कल सुबह यहाँ से निकल जाना। नहीं श्रीमान, ऐसा कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हम दोनों आपके घर पर जरूर रुकते, लेकिन सुबह ही मुझे मेडिकल स्टोर खोलना पड़ता है, जिससे मुझे लेट हो सकती है। अच्छा, आप दोनों को जो सूटेबल लगे, लेकिन जंगल से जाते समय ध्यान से जाना। अगर कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत वापस आकर मेरे घर पर आ जाना। इतना कहने के बाद दोनों दोस्त घर जाने के लिए निकल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत लंबा था, क्योंकि पहाड़ों में गांव बहुत दूर होते हैं सड़क से, जिससे हमें पैदल ही 4 किलोमीटर की दूरी तय करके सड़क तक पहुंचना था। रास्ता बिल्कुल सकरा था, जिससे हमें पैदल चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। आसमान में बहुत अधिक घने बादल और बिजलियां चमकने के साथ साथ बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे बहुत असहनीय ठंड का एहसास हो रहा था। सामने एक झरना भी था, जिसमें पानी बहुत उफान से बह रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऊपर जंगल में बहुत अधिक बारिश हो रही हो। मैंने अपना फोन निकाला तो उस समय रात के 1:30 बज चुके थे। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो जंगल और घना होता जा रहा था। जंगल में बहुत घने पेड़ होने के कारण हमें जमीन तक स्पष्ट रूप से, यहाँ तक कि मेरा दोस्त भी ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा था। चलते चलते जंगल में मुझे हल्की हल्की रोने की आवाजें आ रही थी। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बहुत परेशानी में हो, जिसके कारण वो रो रही हो। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये आवाजें मुझे ही सुनाई दे रही है या मेरे दोस्त को भी सुनाई दे रही है। लेकिन मैंने अपने दोस्त को ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि हो सकता है कि ये मेरे मन का भ्रम हो, जिसके कारण ये आवाजें सुनाई दे रही है। तभी कुछ दूरी तय करने के बाद फिर वही रोने की आवाजें आ रही थी। अब मैंने मान लिया कि ये मेरे मन का भ्रम नहीं हो सकता। अब दोस्त को बताना ही ठीक रहेगा। दीपक, ये रोने की आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है या तुम्हें भी सुनाई दे रही है? हाँ यार, मुझे भी सुनाई दे रही है। आखिर ऐसा कौन रो रहा है इतने सुनसान और वीरान जंगल में? मुझे लगता है ये कोई बुरी आत्मा तो नहीं है, जिसके बारे में वो आदमी कह रहा था आग सेकते समय। ऐसा मत बोल यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा है। छोड़ो ना इन बातों को यार, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। वैसे भी हम बहुत थक चुके हैं, तो 5 मिनट बैठकर आराम कर लेते हैं। जिस जगह पर हम बैठे थे उसके ठीक सामने एक ट्रांसफार्मर था। मेरी नज़र जैसे ही ट्रांसफार्मर पर पड़ी तो हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा ट्रांसफार्मर पर बहुत ही तेज़ धमाके के साथ आग लगी हुई थी। वैसे तो ट्रांसफार्मर पर धमाका और आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमारी नज़र नीचे गांव पर पड़ी तो वहाँ लाइट थी।
अक्सर जहाँ ट्रांसफार्मर फूक जाता है उस ट्रांसफार्मर से जुड़ी सप्लाई कट हो जाती है, जिससे लाइट गुल हो जाती है। लेकिन वहाँ तो उल्टा ही हो रखा था, गांव में लाइट चली हुई थी। इस दृश्य को देखने के बाद हमारा तन बदन डर के मारे बहुत कांप रहा था। हमने वहाँ से भागना शुरू किया, बस वही सोच रहे थे कि कब अपने घर पहुँचे। भागते भागते हमारे ठीक सामने पत्थर में एक लड़की बैठी हुई थी, जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। मुंह उसने पल्लू के अंदर छुपा रखा था, तो उसका मुंह ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा था। हम उस जगह पर खड़े के खड़े रह गए, ना तो पीछे हट सकते थे और ना ही आगे भाग सकते थे। वो लड़की रोती ही जा रही थी। मैंने उसे डरी हुई आवाज़ में उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ बैठे क्यों रो रही हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। वो रोती ही जाती है। वो दृश्य जंगल में बहुत ही भयानक लग रहा था। कुछ समय बाद जब वो अपना मुंह ऊपर करती है तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसका मुंह बिल्कुल ही अजीब और बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें थी। हमें लग गया कि हो न हो वो एक डायन ही है। भागते भागते हम सड़क तक पहुंच जाते हैं। हमने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से भागने लगे। बाइक चलाते चलाते मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1:45 बज चुके थे। हमें बाइक से घर पहुंचने के लिए करीबन 7 किलोमीटर और बचा हुआ था। चलते चलते बाइक का स्टीयरिंग भारी लगने लग गया। ऐसा लग रहा था कि बाइक में हम दोनों के अलावा कोई और भी बैठा है। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे एक सुंदर औरत बैठी हुई थी। हमें लग गया कि हम दोनों का अंतिम समय निकट आने वाला है। ना तो हम उससे कुछ कह पा रहे थे और ना ही वो कुछ कह रही थी। लगातार रोई जा रही थी। मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम क्यों रो रही हो और तुम हमारी बाइक में कैसे बैठे। हमने ना ही बाइक रोकी है और ना ही किसी को बिठाया है। तब वो औरत कहने लगी, मेरा एक बेटा था जो यहीं पास वाली जगह से गुम हो गया था। उसी की खोज में दिन रात भटक रही हूँ। तुम बहुत भले इंसान लगते हो, इसलिए तुमसे मदद मांगना मुनासिब समझती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं जीवन भर आपका बहुत आभारी रहूँगी। वैसे तुम्हारे पास बाइक भी है तो उसकी मदद से बच्चा जल्दी मिल जाएगा। आप अपनी बाइक मोड़ लीजिए, जहाँ मेरा बच्चा खोया हुआ है वहीं ढूंढते हैं। मुझे बाइक ढूंढने वाली बात से और भी डर लगने लगा। चलते चलते जब मेरी नज़र उसकी पैरों की तरफ पड़ी तो उसके पैर उल्टे थे। मैंने हल्की सी आवाज़ में दीपक से कहा, बाइक को बिल्कुल भी मत रोकना, सीधे चलते रहो। कुछ दूरी चलने के बाद हमने पीछे देखा तो हमारी बाइक के पीछे कोई भी नहीं था। तब हम दोनों के शरीर में कुछ जान आई कि अब हम दोनों बच चुके हैं। हमने बाइक रोकी तो देखा वहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर था। तब मुझे समझ आया कि वो चुड़ैल बाइक से क्यों भाग गई, नहीं तो वो हम दोनों को कुछ हानि भी पहुंचा सकती थी। हम दोनों ने भैरवनाथ जी को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।